जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आज बात करेंगे देश के हालात की। और देश के हालात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश में यूं तो कई सारे मुद्दे अहम हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी त्राहिमाम मचा हुआ है, महाराष्ट्र में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता याचिका दायर करने के लिए अदालतों के रास्ते जा चुके हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार बैठे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा जो कि पहले से ही चली आ रही है, वो आए दिन भड़कती रहती है। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे अरुणेश यादव जी। जैसे कि बहराइच का कांड हुआ, बहराइच के बाद अब ये दूसरा एक और नया कांड आया है। उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला बन चुकी है या फिर कुछ और किया जा रहा है? आखिर ये सब कुछ जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं और ये जो शरारती तत्व हैं, ये चाहते क्या हैं? इसमें दो बातें हैं। पहला तो जो चुनाव में धांधली हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या यूपी का उपचुनाव हो, दोनों ही बहुत ही चर्चा का विषय रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इसलिए और चर्चा का विषय रहेगा क्योंकि जो माननीय चुनाव आयोग था उसके हस्तक्षेप के बाद 12 पुलिसकर्मी निष्कासित किए गए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तमाम वीडियो ऐसे टैग किए थे उनको चुनाव आयोग को कि यहाँ धांधली हो रही है और पुलिस द्वारा करवाई जा रही है। तो एक मुद्दा तो ये हो गया। और इसके बाद एक मुद्दा ये रहा कि महाराष्ट्र में कई जगह ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां पाई गई, कई जगह और भी तमाम तरह की धांधलियां हुई हैं। तो अरुणेश जी, एक बात बहुत ज्यादा तेजी से उठ रही है और ये उठ रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कि पिछले चुनाव के जो नतीजे थे, वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 3 बजे तक जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम थी। और 3 बजे तक ये भी खबरें आ रही थी कि इस बार पिछली बार के मुकाबले परसेंटेज वोटिंग की कम है। लेकिन 3 बजे के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर वोट परसेंटेज हाई स्पीड, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ गई। बिल्कुल सही है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से तो बढ़ी, लेकिन वो बुलेट ट्रेन जो इनकी गुजरात चुनाव पिछले वाले में आने वाली थी वो तो टाएं टाएं फिस हो गई। अब उन्होंने उस बुलेट ट्रेन का फॉर्मूला कहाँ लगा दिया? ईवीएम में कि जब तक ईमानदारी से वोटिंग हो रही है तब तक वोट परसेंटेज कम है। अब लास्ट में इन्होंने क्या किया, आंकड़े निकाल के देख लिए कि कितने कितने वोट बचे हैं, कहाँ कहाँ बचे हैं, और गुंडागर्दी करके बूथ कैप्चरिंग हुई है साहब। और बिल्कुल सिस्टमैटिक दो घंटे के अंदर 60+% वोटिंग बढ़ जाती है। ये बताइए आप कि पहले 6 घंटे में मात्र 30%, फिर लास्ट के 2 घंटे में 30% से ज्यादा वोटिंग कैसे हो सकती है, जबकि जो वोटिंग होती है वो शुरुआत के 4 घंटे में ही होती है। और अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आई है इस बार। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट के जो 2 घंटे 3 घंटे हैं उसमें तो मुश्किल से मुश्किल 10% वोटिंग होती है, बमुश्किल 10%, क्योंकि चुनाव वाले दिन छुट्टी होती है। तो छुट्टी वाले दिन आदमी सुबह सुबह अपना वोट डाल देता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी एक वो स्लोगन है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो अगर ये सब काम महाराष्ट्र में हुए हैं तो उसके लिए जो हमारे मराठा छत्रप हैं, शरद पवार जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अब जमीन पे संघर्ष होगा, रण होगा। उद्धव ठाकरे जी भी तैयार हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कल साफ कह दिया था कि एक यात्रा हुई थी भारत जोड़ने के लिए, अब अगली यात्रा जो होगी कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की, वो यात्रा होगी ईवीएम को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और चुनाव आयोग की जो मोनोपोली है, जो चुनाव आयोग ने एक नेक्सस बना रखा है, जो अपना एकाधिकार बना रखा है विपक्ष को दमन करने के लिए, तो उसको हटाने के लिए अब एक बहुत बड़ा एक मोर्चा खोला जाएगा। जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल मौजूद होंगे और 29 तारीख को एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 29 तारीख को इंडिया गठबंधन के साथी दलों की बैठक होगी। लेकिन पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उसके अलावा भी दलों ने, जिसे बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, बसपा पे आरोप लगता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने भी आवाज उठा दी है। इस बार उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम पर सीधा सीधा निशाना साधा है। और अखिलेश यादव तो बाकायदा वीडियो के माध्यम से
टैग करके ये बता रहे हैं बार बार कि ईवीएम का ही खेल है। अखिलेश यादव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मैं चुनाव जीत भी जाऊं, कितनी भी सीटों पे जीतूं, तब भी मैं नहीं मान सकता कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होता है। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 20-25 वीडियो अखिलेश यादव जी ने अपनी आईडी से डाले हैं, जिसमें उन्होंने साफ धांधलियों का इशारा और संकेत दिया है। और बहन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो ट्वीट करके जानकारी दी है कि उपचुनाव में ईवीएम मशीनों के जरिए धांधली होती है और हम उपचुनाव में अब आगे से हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर सभी पार्टियां इस तरीके का फैसला ले लें कि अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो कोई भी पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हिस्सा नहीं लेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ेगा और ईवीएम मशीन को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा फिर वही आ जाता है कि आखिर ये संसद का सत्र क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, एक संसद के सत्र की हम बात करेंगे। ईवीएम को लेकर ही एक सवाल पहले से ये उठता आ रहा है कि जहां से ईवीएम मशीन शुरू हुई है, वहां जहां से शुरुआत हुई थी, वो देश आज इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर में बोल रही है। कई बार विधानसभा दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने डेमो भी करके दिखाया, हैकिंग भी दिखाई है। और तमाम पार्टियों के जो विपक्ष की और पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, एक सुर में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल तो है, बिल्कुल खेल है। और इसी खेल से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए जो संभल वाली घटना है वो करवाई गई है। सुनियोजित है जनता का ध्यान भटकाना। इस काम में बीजेपी माहिर है, डिस्ट्रैक्टिव। एक तरीके से आप ये समझ लो कि जैसे मदारी खेल करता है, जैसे जादूगर खेल करता है, तो आपका कहना यह है कि बीजेपी खेल खेल रही है। आपका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश को पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। लेबोरेटरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर संख्या वाइज देखो तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। अब पता नहीं अब कितनी होगी, ये तो 2011 के आंकड़े हैं, अब कितनी हो गई होगी। मुझे लग रहा 25 करोड़ से ऊपर होगी और उसमें कम से कम 4-5 करोड़ बेरोजगार युवा होंगे। तो इन युवाओं को एक तरीके से इनके हाथ में नौकरी की बजाय आप क्या दे रहे हो, हिंदुत्व का झंडा दे रहे हो। इनके हाथ में आप नफरत की तलवारें दे रहे हो। इनके दिमाग में आप गंदगी भर रहे हो। इनकी शिक्षा आपने महंगी कर दी। तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ आप देखो, एजुकेशन जो फीस है वो 6 गुना 8 गुना 10 गुना बढ़ा दी है। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, विदेश जाना पड़ता है लोगों को पढ़ने के लिए। वो तो गरीब का बच्चा कैसे जाएगा विदेश? तो सेठों के लोग जाएंगे, बीजेपी नेताओं के बच्चे जा रहे हैं विदेश। गरीब का बच्चा तो एमबीबीएस के बारे में सोच ही नहीं सकता। गरीब का बच्चा तो आईआईटी में बीटेक के बारे में नहीं सोच सकता। गरीब का बच्चा तो अब सिंपल ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। हालात इतने खराब कर दिए और ख़ास तौर से कोड़ में खाज वाला काम किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा दिया है। और चूंकि शिक्षा कमज़ोर हो रही है, महंगी हो रही है, नौकरियां ये दे नहीं रहे हैं, इस वजह से ये लोग इस तरह के नफरती एजेंडे चला रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहना यह है कि शिक्षा की बात, बेरोजगारी की बात, स्वास्थ्य की बात और बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की बात, महंगाई की बात अगर कोई आदमी करता है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए दंगे कराए जाते हैं। बिल्कुल, जनता का ध्यान भटकाओ, जनता को मुद्दे पे मत रहने दो, दंगों में फंसाओ, गरीबों के बच्चों को टारगेट करके चुन चुन के उनको घर से उठाओ, नकली अपराधी बना के उनको मारो। कुछ लोग कह रहे हैं अभी कि यहाँ पर मुस्लिम युवक मरे हैं, जो कि नफरती गैंग उनको कह लेना चाहिए, उनको बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन बहराइच का जो कांड हुआ था उसमें तो हमारा भाई हिंदू युवक ब्राह्मण मरा था। रात इंदौरी साहब का वो शेर आपको भी याद होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, है ना। तो हमारा मकान थोड़ा ही है। तो नफरत कभी जाति नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, गरीब अमीर नहीं देखती। नफरत जो करेगा वो खुद नफरत की चपेट में आएगा और नफरत से कभी किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। अभी एक वक्फ संपत्ति का एक बिल लेकर आ रहे हैं, किरण रिजिजू ने बहुत लंबा भाषण दिया है संसद के अंदर। सनातन धर्म का भी बिल ले आओ, मंदिरों मठों की भी जानकारी लो।
जो तमाम चर्च हैं उनकी भी जानकारी लो, सभी धार्मिक स्थलों की जानकारी लो ना। सिर्फ आप वक्फ के मामले में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हो, और उसमें आप कर क्या लोगे? आप सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा और मुद्दा बना रहे हो। आप अभी हमें ये अभी कुछ बताओ, दलित लोग कह रहे हैं कि मंदिरों की खुदाई भी होनी चाहिए, खुदाई उसके करो, नीचे उसमें मठ बौद्ध मठ मठ के मिलेंगे। बौद्ध मठ के अवशेष निकल के आएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, प्राचीन जो सभ्यताएं थी उनको खत्म करके नई सभ्यताएं आई हैं। बौद्ध मठ से पहले भी कुछ सभ्यताएं रही होंगी मोहनजोदाड़ो तक की आप बात कर रहे हैं लोग। हमें जानकारी नहीं है। तो ये सभ्यताओं का खेल तो सनातन है, पुरातन है, ये चलता रहा है और चलता रहेगा। आप मस्जिदों को खोदोगे मंदिर मिलेंगे, मंदिरों को खोदोगे बौद्ध मठ मिलेंगे, बौद्ध मठों को खोदोगे तो उसमें भी कुछ पीछे मिलेगा। तो बेहतर ये है कि जहां देश अमेरिका मंगल पे पहुंचने की बात कर रहा है, वहां से स्पेसशिप भेजा जा रहा है। अब स्पेस में यात्री घूमा करेंगे, टूरिज्म किया करेंगे, और हम कहाँ पड़े? हम पीछे वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि गड़े मुर्दे मस्जिदें उखाड़ लो, मंदिरों को उखाड़ लो, उसमें से क्या निकलेगा? अभी प्रोफेसर साहब कोई एक जो था, एक एक्स का ट्विटर का एक आदमी वो लिख रहा था उस पर, सोशल मीडिया यूजर, कि मंदिरों को मस्जिदों को खोदने से अब जो है भगवान और ईश्वर निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। और ईश्वर, सबसे ज्यादा ईश्वर, 34 करोड़ ईश्वर हमारे देश में है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हमारे देश में है। आप एक रिसर्च का डेटा उठा के दिखाओ कि जितने भी साइंस के इन्वेंशंस हुए हैं, उन इन्वेंशंस में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का योगदान कितना है? मात्र 2%, और उससे भी कम। सबसे ज्यादा इन्वेंशंस कौन कर रहे हैं? अमेरिका और यूके जैसे देश, क्योंकि वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में भरोसा करते हैं। वो लोग इस तरह के धार्मिक उन्माद में नहीं रहते। धर्म को वो लोग सिर्फ आस्था का विषय रखते हैं। संडे को छुट्टी रखते हैं, चर्च जाते हैं, बढ़िया प्रेयर करते हैं, और बाकी 6 दिन काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? 7 दिन झंडा उठा के रहेंगे, कोई अल्लाह अकबर करेगा, कोई जय श्री राम करेगा, और आपस में लड़ते रहेंगे, जूतम पैजार होती रहेगी, और काम गया ढेले में। काम तो होना ही नहीं, ना नौकरी मिलनी है, ना कोई नौकरी देने की बात कर रहा है, ना कोई नौकरी लेने की बात कर रहा है। इसीलिए हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। वर्चुअली कहने को भले ही मोदी जी देश को विश्व गुरु बना दें, लेकिन सबसे ज्यादा हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इकोनॉमी भले ही 5वें नंबर पे हो, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, मुफलिसी, दंगे, फसाद हमारे ही देश में हो रहे हैं। हमारा जो रुपया है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी कमजोर हो गया है। लेकिन सर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हमारे देश के लोग विदेशों में बड़े फेमस हो रहे हैं, चाहे वो अडानी जी हों, मेहुल चौकसी जी हों, चाहे नीरव मोदी हों, चाहे और ऐसे तमाम लोग हों। पहले नटवरलाल फेमस हुए, कई ऐसे जो 420 420 करते थे वो लोग फेमस हुए। आदमी या तो बहुत अच्छा फेमस होगा या चोर टोपीबाज फेमस होगा। भाई आप ये देख लो, किंग फिशर वाले वो हमारा रुपया लेके भाग गए जी। अडानी जी वहाँ करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत में पकड़े गए। इनके नाम भी तो देखो किस किस तरीके से नाम हो रहे हैं। हमारा देश तो भगवान बुद्ध का देश था, अशोक का देश था, जो महात्मा गांधी का देश था, अंबेडकर का देश था, स्वामी विवेकानंद का देश था, जिनको शून्य काल में 10 मिनट बोलने का मौका दिया था और 1 घंटे वो बोले और पूरा अमेरिका उनके आगे नतमस्तक हो गया। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हमारे देश में रहे। और अब बड़े शर्म की बात है, जब से बीजेपी की सरकार आई हमारे देश में क्या मिलेंगे आपको? चोर, डकैत, धोखेबाज लोग। बीजेपी ने देश को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। तो देश के लोग बहुत ज़्यादा जो थे वो व्यक्तित्व वाले थे, और देश के लोग महान व्यक्तित्व वाले भी थे। देश के लोग, क्या दर्शक भी समझ रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई। लोगों के सामने ये भी आ रहा है कि आखिर ये सांप्रदायिक राजनीति हमारे देश को किस मोड़ पर ले जा रही है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, बहुजन, शोषित, वंचित, इन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, और टारगेट बनाने के बाद राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाती हैं। इसके अलावा और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो तमाम मुद्दों पर हमने अरुणेश जी से बातचीत की, अडानी के मामले में भी बातचीत की, और साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर याचिका दायर होना शुरू हो गई है। संविधान रहेगा और देश यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद।